अमावस्या की काली अंधेरी रात थी, इसलिए आसमान में चांद नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बरसात का मौसम होने और आसमान में काले बादल छाए होने की वजह से तारे भी नजर नहीं आ रहे थे। आसपास के जंगलों से सुनाई देने वाले सियारों का करुण रुदन, आसपास के गड्ढों में पानी में पैदा हुए बरसाती मेंढकों की टर और पेड़ पौधों के पत्तों की खड़खड़ की आवाजें आपस में मिलकर इस डरावने माहौल को और अधिक डरावना बना रही थी। अचानक आसमान में कुछ पलों के लिए चमकने वाली बिजली ने जैसे सामने करीब 300 मीटर की दूरी पर मौजूद पुराने किले के दर्शन कराए। वैसे ही अपनी टीम के साथ घनी झाड़ियों के बीच छुपा लखन कांप उठा। क्या हुआ भाई? लखन से सट कर खड़े राम नरेश को उसके बदन की कंपन का एहसास हुआ तो उसने सवाल किया। भाई, बिजली की उस रोशनी में ना उस किले के सामने मुझे भूत नजर आया। लखन ने कपकपाते स्वर में जवाब दिया। यार, भूत तो मुझे भी नजर आया। रघुवीर की बात सुनकर लखन के बदन की कपकपी बढ़कर मलेरिया बुखार के रोगी की तरह हो चुकी थी। रघुवीर, ये वैसे ही डरा हुआ है, इसे और मत डरा। अरे भाई, इसको इतना ही डर लगता है तो पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए किसने बोला था? अपने माँ बाप के साथ अपनी दुकान पे बैठता और लोगों के बाल काटता और साथ साथ उनकी जेबें भी काटता। उस टीम के चौथे और आखिरी मेंबर बलवंत ने राम नरेश की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाइयों, ये भूत प्रेत और हेयर सलून की बात छोड़ो और ये बताओ कि हम लोग पिछले 5 मिनट से सड़क से करीब 250 मीटर दूर इन झाड़ियों में छुपकर किसका इंतजार कर रहे हैं? रघुवीर ने सवाल किया। तुझे नहीं पता क्या? जवाब में राम नरेश बोला। कैसे पता होगा यार, मैं मदन के साथ मिलानपुर से एक मुलजिम को पकड़कर थाने पहुंचा ही था कि बड़े साहब ने मुझे पकड़कर पुलिस वैन में तुम लोगों के साथ बिठाया और यहाँ उतरकर 9 तो 11 हो गए। कोई बात नहीं, मैं तुझे बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर किस मकसद से छुपे हुए हैं और इस भूतिया हवेली और इसके सामने की सड़क पर नजर क्यों रखी। तुझे तो पता ही होगा, पिछले 5-6 महीने में इस क्षेत्र में अमावस्या की रात को पति पत्नी और प्रेमी जोड़े गायब हो जाते हैं और अगले ही दिन उनकी सर कटी लाश मिलती है। यार, ये बात तो इस इलाके का बच्चा जानता है, इसलिए तो इस इलाके का कोई भी व्यक्ति अमावस्या की रात को इस सड़क से कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो सफर करना पसंद नहीं करता। हाँ, लेकिन हर अमावस्या की रात को दूसरे इलाके का कोई ना कोई प्रेमी जोड़ा हमारे विभाग के एडवाइजरी जारी करने के और इतनी कड़ी निगरानी रखने के बावजूद भी उस अगवा करके सिर काटने वाले गिरोह के हाथ चढ़ ही जाता है। यार, तो क्या हम उस सर काटने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए खड़े हैं? नहीं, हम सिर्फ उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर नहीं छुपे हुए हैं, बल्कि जब वो प्रेमी जोड़े को अगवा करेंगे तो हम उनका पीछा करके उनके ठिकाने तक जाएंगे और उसकी लोकेशन बड़े साहब को देंगे। यार, बड़े साहब को इतना यकीन कैसे है कि 10-15 मिनट बाद यहाँ एक प्रेमी जोड़ा पहुंचेगा और उसे यहीं से अगवा करने की कोशिश भी की जाएगी? अरे भाई, प्रेमी जोड़े के 10-15 मिनट बाद यहाँ पहुंचने का इसलिए पता है क्योंकि बड़े साहब ने ही तो उनको यहाँ पर पहुंचाने की व्यवस्था की है और उनके अपहरण यहीं से होने का अंदेशा इसलिए है क्योंकि जो पिछले 6 अपहरण हुए हैं वो इसी लोकेशन से हुए हैं और उनके फोन की आखिरी लोकेशन भी यही थी और उनके पास जो सामान था, उनके बाइक से जो भी सामान था वो इसी किले के आसपास बरामद की गई। यार, यदि बड़े साहब ने जिस प्रेमी जोड़े के यहाँ पहुंचने की व्यवस्था की है, अगर उससे पहले ही कोई दूसरा प्रेमी जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा यहाँ आ गया तो क्या होगा? अरे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ तो 1.5 किलोमीटर दूर पुलिस की बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक रोक रखा है, इसीलिए किसी भी दिशा से छोटे साहब की बाइक के अलावा कोई गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ पर। यानी उस गिरोह का चारा हमारे थाने का जेम्स बॉन्ड सब इंस्पेक्टर ऋषभ खुद बना है? अरे हाँ यार, और उस चॉकलेटी बॉय की प्रेमिका बनकर उसकी बाइक पर कौन आ रही है? हमारे थाने की नई ASI मोनिका शर्मा। अरे यार, आज तो मुझे एसआई ऋषभ की किस्मत से बहुत जलन हो रही है। इतनी जलन तो मुझे कभी उसके एसआई और मेरे सिर्फ हेड कांस्टेबल होने पर भी कभी नहीं। मतलब तुझे मोनिका मैडम के साथ उस सर काटने वाले गिरोह का चारा बनने को मौका मिलता तो तू बन जाता। यार, ना बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोनिका मैडम को बाइक पर अपने पीछे बिठाकर सफर करने के लिए तो उस सिर काटने वाले गैंग का चारा बनना तो बहुत छोटी बात है। इसके लिए मैं मौत का भी चारा बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये भी ठीक है, तो तू एक काम करना, यहाँ से सीधा भवानी मंदिर वाले मोड़ पर पहुंच, वहां पर बड़े साहब खड़े होंगे छोटे साहब के साथ और मोनिका मैडम भी वहीं पर हैं और मैं उन्हें कॉल करके बताता हूँ कि तू ना चारा बनने के लिए तैयार है, तो वो तेरे वहां पहुंचने तक रुक जाएंगे। वैसे भी छोटे साहब
चारा बनने से ज्यादा बड़े साहब की टीम में रहकर उन लोगों को पकड़ने का काम करना चाहते हैं। और बड़े साहब भी तो यही चाहते थे, लेकिन पता है हमारे स्टाफ को कोई भी दूसरा आदमी चारा बनने के लिए तैयार नहीं था, सभी डर रहे थे, इसीलिए तो उनको चारा बनना पड़ा। बता तेरे को जाना है तो लगाऊं क्या कॉल? नहीं यार, रहने दे, खामखा ऑपरेशन डिले हो जाएगा। अरे नहीं, ऑपरेशन 10-15 मिनट डिले होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं मोनिका मैडम को बाइक पर बिठाने के लिए मौत का चारा बन गया तो मुझे तो फर्क पड़ेगा ना। कल तुम ही लोग मुझे 2 भागों में डिवाइड होते हुए देखकर कहोगे ये बेवकूफ आदमी सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन को 5-7 मिनट के लिए अपने पीछे बाइक पर बिठाने के चक्कर में कुत्ते की मौत मारा गया। साला तू तो बहुत ही शातिर है, ब्यूटी क्वीन को बाइक पे भी बिठाना चाहता है और मौत को भी गले नहीं लगाना चाहता। भाई इंसानों के चंगुल में फंसने का जोखिम का काम होता तो मैं चारा बनने के लिए तैयार भी हो जाता, पर मुझे ये मामला वैसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है जैसा बड़े साहब और एसआई ऋषभ समझ रहे हैं। क्योंकि अचानक इस जगह से बिना कोई सुराग छोड़े लोगों को गायब कर देना इंसानों के बस का काम नहीं है। यहाँ से लोगों के गायब होने के बाद सिर्फ कुछ लोगों के पैरों के निशान किले की ओर जाते हुए मिलते हैं, पर किले के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। बिना किसी वाहन के किसी को इस तरह से कोई रूहानी ताकत ही गायब कर सकती है। यार मुझे भी ऐसा ही लगता है। लखन ने कांपती आवाज में रघुवीर की बात का समर्थन किया। पर मुझे ये काम किसी तांत्रिक का लगता है जो अपनी कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए हर अमावस्या को एक पुरुष और एक महिला की बलि दे रहा है। राम नरेश ने उन दोनों से अपना अलग ही मत व्यक्त किया। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है यार कि ये किसी तांत्रिक का ही काम है जो अपनी किसी खास तंत्र विद्या के लिए लोगों का अपहरण करता है, किले में ले जाता है और किले में मौजूद किसी गुप्त सुरंग से अपने पूजा स्थल तक लेके जाता है। इसीलिए लोगों के गायब होने का कोई सुराग नहीं मिलता। बलवंत ने राम नरेश की बात का समर्थन करने के साथ ही एक नई थ्योरी बता दी। अरे वाह, तू तो सिर्फ 5-6 महीने ऋषभ सर की शागिर्दी करके उनसे भी आगे पहुंच गया। इस एंगल से तो अभी तक ऋषभ सर भी नहीं पहुंच पाए। लगता है कि मुझे भी ऋषभ सर के साथ रहना पड़ेगा। अरे राम नरेश, मुझे लगता है कि एसआई ऋषभ और मोनिका मैडम की बाइक किले के सामने आ रही है। अरे नहीं यार, ये किसी और की बाइक है, क्योंकि ऋषभ सर और मोनिका मैडम उस दिशा से नहीं आने वाले थे। वो लोग तो भवानी मंदिर की तरफ से आने वाले थे। राम नरेश की बात पूरी होते ही कुछ पलों के लिए आसमान में बिजली चमकी तो किले के साथ आसपास नजर आने वाला पूरा इलाका कुछ पलों के लिए रोशनी से जगमगा उठा। ऋषभ, आप अपनी बाइक को छोड़े और हमारे साथ वैन में आओ। हमारी किले के सामने मौजूद टीम ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारी इतनी बैरिकेडिंग के बावजूद भी कोई बेवकूफ जोड़ा वहां से बाइक लेके किले के सामने पहुंचा था, जिसे कुछ लोग पकड़कर किले के भीतर ले गए हैं। मिस मोनिका, आप भी हमारे साथ बैठिए। कहकर इंस्पेक्टर विनायक भदौरिया पुलिस वैन में आगे की सीट पर बैठ गए। आइए मिस मोनिका। कहकर ऋषभ अपनी बाइक छोड़कर पीछे का गेट खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया और जब मोनिका वैन में बैठ गई तब ऋषभ ने वैन में बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। मिस मोनिका, आपको ऐसा नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मोनिका ने ऋषभ की बात के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। पर मिस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें भटकाया जा रहा है? क्योंकि आप खुद भटक चुके हैं। What do you mean? मैंने आपकी पर्सनल डायरी का वो चैप्टर पढ़ चुकी हूँ जिसमें आपने लिखा है कि मैं उस खूबसूरत हसीना के प्यार में भटक चुका हूँ जिसका नाम मोनिका है। Oh God! ओह गॉड नहीं, थैंक्स गॉड बोलिए, क्योंकि उनकी कृपा से मैंने वो डायरी पढ़ ली। अदरवाइज बड़े बड़े मिस्ट्री सॉल्व करने वाले इस 27 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो अपनी चाहत का हाथ थाम कर कह सके कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मिस मोनिका, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। तो कैसा है ऋषु? आप मुझे ऋषु क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप आज से मेरे ऋषु हैं। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। इस मुसीबत के बारे में आपने अपनी डायरी में उसके बारे में लंबी लंबी बातें लिखने से पहले सोचना चाहिए था। अरे लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा है क्या? बट अपनी डायरी में अपनी पहली और आखिरी प्रेमिका के रूप में मेरा नाम तो लिखा है ना। पर वो डायरी तो मेरी है। हाँ, पर उसमें लिखा नाम तो मेरा है ना। पर ये भी सच है ना कि मैं आपका सीनियर ऑफिसर हूँ और मेरी बात मानना आपकी ड्यूटी है। हाँ, आपकी आधी बात तो सच है कि सीनियर ऑफिसर की बात मानना मेरी ड्यूटी है, पर आपकी बात गलत है कि आप मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, क्योंकि मैं रेजिग्नेशन का ईमेल इंस्पेक्टर भदौरिया को भेज चुकी हूँ। मतलब
मेरा 1.5 साल में ही इस नौकरी से मन उचट चुका था, बट मैं इस नौकरी को सिर्फ इसलिए झेल रही हूँ कि मैं अपने सपनों के राजकुमार के मिलते तक अपनी मम्मी पापा के मुझ पर अपनी शादी के लिए बनाए जा रहे प्रेशर से बच सकूं। बट अब मेरा वो मकसद पूरा हो चुका है, जिससे मुझे जिस टाइप के हमसफर की तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। कौन है वो आप हैं। अरे मिस मोनिका। कम ऑन गाइस, सब लोग जल्दी से उतरकर किले की तरफ चलें। इंस्पेक्टर भदौरिया की बात सुनकर ऋषभ अपनी बात अधूरी छोड़कर वैन से नीचे उतर गया। सर, वैन में बैठने के पहले से ही मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि दाल में कुछ काला है। किले के अंदर तलाशी लेते हुए एसआई ऋषभ ने अपने सीनियर ऑफिसर को समझाने का प्रयास किया। ऋषभ, मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो कहीं और ही दाल में काला नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर भदौरिया ने किले में मौजूद एक पत्थर की बनी खाली अलमारी मैं बताता हूँ सर, यहाँ से किसी भी तंत्र साधना के लिए लोगों को गायब नहीं किया जाता था सर, बल्कि इसलिए किया जाता था कि कभी वीरपुर के थाने की पूरी पुलिस फोर्स इन रहस्यमयी हत्याओं का कातिलों का पता लगाने के लिए किले के अंदर आए और 20 किलोमीटर लंबी सुरंगों में उलझकर तब तक के लिए फंसी रहे, तब तक इन कातिलों का गिरोह वीरपुर के सारे बैंक लूटने में कामयाब हो जाएगा। आज 2 जोड़े आए थे जो वो इन्हीं के आदमी हैं। इन्होंने अपना ही एक नाटक रचा था क्योंकि ऋषभ सर और मोनिका मैम का अपहरण काफी भारी पड़ सकता था उनको। आस्तीन के सांप बलवंत उस गैंग के लोगों ने इन दोनों का अपहरण ना करके और भी भारी गलती कर दी है। मिस मोनिका, कल से आप ऋषभ के साथ गृहस्थी बसाने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आज हमें हमारे सारे जाबाज ऑफिसर यहाँ पर जरूरत है, इसलिए आज आपका रेजिग्नेशन मंजूर नहीं किया जाता। इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो सर, मोनिका ने जवाब दिया।
होगी।